हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखो एक बार सभी ऑनलाइन आ जाओ ताकि हम क्लास फिर से स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग भाई सभी को। हो गई है भाई, सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, गुड इवनिंग। इधर ध्यान दो भाई सभी। देखो पिछली क्लास में हमने बात की थी जीओसी में रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे थे हमने। एरोमेटिसिटी जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म कर लिए थे। ठीक है, जो भी एरोमेटिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें जीओसी के अंदर तो एक पार्ट होता है एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था वो था इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। एसिड बेस केमिस्ट्री की स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ भाई। जो छोटा सा है नाम का, कहीं यूज नहीं होता उसका, मोस्टली जगह यूज नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में, हम कहते हैं भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड से। अभी तक हमने जो दो इफेक्ट देखे थे कौन कौन से, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें अगर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते थे रेजोनेंस, और सिग्मा और पाई बॉन्ड का, सिग्मा और पी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था उसे हम कहते थे हाइपर कॉन्जुगेशन, या उसी को ही हम कहते थे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा ये इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पर सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मतलब एक एटम से दूसरी एटम कैसे शिफ्ट होता होगा, किसकी वजह से होता होगा। और होता है तो यहां हमें देखो यहां से देखना पड़ेगा कि भाई क्यों होता है। तो जैसे फॉर सबसे पहले यही टॉपिक लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड के अंदर कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मेरे पास ए से कोई ए बी कोई एटम है। ठीक है, कोई ए बी एटम है, तो ए बी अगर एटम है तो उसके बीच में, अगर ए बी एटम है तो उसके बीच में क्या होगा, कोई भी एटम बना है तो इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कहेंगे भाई, और दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां ये एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, इस बी एटम का होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ए एटम का होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका बी एटम का है, दूसरा एटम आपका किसका है, ए का है, तो यहां ये दोनों इक्वली शेयर्ड था, मतलब इन दोनों के बीच में यहां कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे होंगे। पर मैंने कह दिया कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, मान ली दोनों एटम अगर सेम है तो ये दोनों बीच में रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो जैसे मैं मान लेता हूं या तो फिर ए का ज्यादा होगा, अगर ए का ज्यादा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहां दूसरा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा ये बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बी की तरफ। अगर मेरे पास ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जिसकी भी हम कहते हैं, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी तरफ हम क्या कहते हैं, यहां लिखते हैं ना कि जैसे मेरे पास CH2X मॉलिक्यूल है, कोई भी हेलोजन ले लिया मैं, तो हम हेलोजन पे क्या कहते हैं, पार्शियली नेगेटिव यहां लिख देते हैं, ये CH3 है तो पार्शली पॉजिटिव। ये हुआ क्या था, पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव क्यों दिया, क्योंकि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे ये किसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो हम कहते हैं कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए हैं, इस एक्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई सिग्मा, तो पार्शली लिखते हैं, और यहां हमारे पास क्या आई है इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई, तो यहां आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर मेरे पास ये पार्शली इंक्रीज हो जाएगी
और पार्शियली अगर इंक्रीज होगा यहां से, ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, तो इस हम कहेंगे भाई इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। सेम कहानी यहां पर भी है कि अगर मेरा ए से बी कोई एटम है तो यहां अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ए की तरफ, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट अगर मेरे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुझे किसी एटम की पता चल जाती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा मैं बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास कोई H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल मुझे पता है कि भाई यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इसकी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होगी। तो मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, किसकी तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि तो हम कह देते भाई यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रख देते थे। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे अगर इसमें H2 में मैं इजीली पता कर लिया, जैसे NH3 में होगा तो हम कहेंगे भाई NH3 के अंदर भी पार्शियली नेगेटिव नाइट्रोजन पे दे देते हैं और पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के अंदर। इन केसेस में हमें क्या देखना है कि मुझे किसी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। पर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें, तो इनऑर्गेनिक के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही ले लिया मैंने H2E मॉलिक्यूल, तो यहां हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात करके चल रहे हैं कि भाई इस एटम की यहाँ इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इतनी की। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरा मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल के अंदर हमें चेक कर करके हर एक की देखनी पड़ती है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ वेरी करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको अगर कह दिया जाए कि ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ये कोई कंपाउंड दे दिया, यहां से ये NH2 और ये हमारे पास एल्काइन, यहां CH, और इसमें मैंने कोई बेस डाल दिया जैसे NH2 NaNH2, 1 मॉलिक्यूल डाल दिया, यहां से 1 मोल। ठीक है, 1 मोल NaNH2 डाल दे तो हमें पता है NaNH2 क्या है, बेस है भाई, और बेस होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, या हम कहेंगे भाई H+ निकाल देगा, और H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव जहां स्टेबल होगा हम कहेंगे वही हमारे पास इजीली सबसे पहले H+ निकाल रहा होगा। तो एक तो नाइट्रोजन पे रह सकता है और एक कार्बन के ऊपर। या हम कहेंगे भाई दो केसेस हो सकते हैं अब इसमें। पहला केस की कार्बन पर से या नाइट्रोजन पर से क्या हो जाए आपका, जैसे कार्बन पर से हमने क्या कर दिया भाई H+ निकाल दिया, NaNH2 तो अमोनिया की फॉर्म में बाहर हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आपका CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, दूसरा केसेस क्या हो सकता है आपके पास कि यहां नाइट्रोजन से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाए। अगर नाइट्रोजन से निकलता है तो नाइट्रोजन से क्या कहेंगे CH2 और NH-, ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, पर हमने लिख दिया यहां 1 मोल। तो हम कहेंगे जहां मेरा बनने वाला जो कार्बन आयन होगा, ये बनने वाला कार्बन आयन जहां स्टेबल होगा वहां H+ इजीली निकल रहा होगा। तो यहां जब हम देखते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम कहते हैं भाई नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है तो नाइट्रोजन की हम कहते हैं भाई लगभग 3 के अप्रोक्स होती है, 3.1 के अप्रोक्स। और कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की आ जाती है 2.5। तो हम कहते हैं भाई नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हमारे पास जो बनना चाहिए वो ये कंपाउंड मिलना चाहिए हमें। पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो ये कंपाउंड वहां मिल रहा होता है, ये नहीं मिलता है, ये आपका नहीं बन रहा। तो अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो ये हमारा नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा बनने वाला एनायन ये स्टेबल हुआ होगा, मतलब ये हमारा मोर स्टेबल बन रहा होता है, इसके कंपेरेटिव ये बन रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंपाउंड हमारा बन रहा होगा, मतलब यहां कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इनऑर्गेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम क्या कहते हैं भाई यहां से आपका कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो ये कार्बन आयन लेस स्टेबल होना चाहिए, पर हुआ इसके जस्ट अपोजिट कि ये मोर स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां और भी फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वेरी कर रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे वो भी हम देखेंगे। तो इसका नाम दिया गया यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम किसमें इनऑर्गेनिक में कह देते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, जिसको क्या कहा गया मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको क्या कहा गया मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां अगर मैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं
मॉडिफाइड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करता हूं तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है कि यहां दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपको रेजोनेंस में खूब अच्छे से पढ़ा दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ा दिया गया होगा, ये मैंने रेजोनेंस के अंदर बता दिया गया था, ठीक है, और आपको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता, अब कैसे डिपेंड करता वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से ही, कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगी। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करता हूं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगी, तो जैसे मैं कार्बन sp3 ले लेता हूं, तो कार्बन sp3 में यहां हमारे पास क्या है, हमें वहां पिछली क्लास में जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था तो वहां से हमने देखा था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करैक्टर अगर मेरा इंक्रीज होता है, परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज होता है, तो हमने वहां से देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होंगे, और न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे आएगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये चीज हमने वहां रेजोनेंस से देख लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था, ठीक है। तो यहां हमें पता है कि परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है। तो यहां परसेंटेज एस करैक्टर में कहूंगा, अगर एक कार्बन sp3 है, एक कार्बन sp2 है और एक कार्बन sp है, ठीक है, इन तीनों की बात करें तो हम कहेंगे भाई कार्बन sp3 होगा तो इसका p ऑर्बिटल क्या होता है, बड़ा होगा, क्योंकि यहां परसेंटेज एस करैक्टर कम है। जितने परसेंटेज एस करैक्टर होंगे कम होंगे तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना दूर होगा तो इसका मतलब ऑर्बिटल की साइज भी आपकी बड़ी होगी। अगर कोई यहां परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा हो जाते हैं तो उस ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट, उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास होंगे न्यूक्लियस के, तो उस ऑर्बिटल की साइज भी छोटी हो जाएगी। तो यहां हम कहेंगे भाई यहां हमारे पास जैसे CH4 ले लिया मैंने, CH4 में हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया, तो हम कहेंगे एक तो कार्बन का आया होगा, एक किसका आता है, हाइड्रोजन का। यहां अगर आपके पास sp2 होगा तो ये आपका ऑर्बिटल और छोटा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा। sp होगा तो और परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि sp3 के अंदर कितने परसेंटेज एस करैक्टर, 25, sp2 के अंदर 33, sp के अंदर कितने हैं, 50% परसेंटेज एस करैक्टर है। तो यहां से हो क्या जाएगा कि आपका ये कंपाउंड और यहां से ये कंपाउंड, तो और छोटी बॉन्ड लेंथ होती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये पास आता जाएगा न्यूक्लियस के, यहां से क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो यहां से एक तो चीज क्या हमें पता चलती है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो शॉर्टर होती जाएगी, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होता जाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती जाती है। अब यहां से अगर मैं नाइट्रोजन, तो इसका मतलब यहां से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा जितना ज्यादा परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहां कार्बन sp के अंदर 50% है, यहां 33, यहां 25 है, तो 50% किसमें है, sp, तो मैं कहूंगा कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, कार्बन फिर sp2, फिर क्या हो जाएगी, कार्बन आपकी sp की, इस टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका परसेंटेज एस करैक्टर चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। अब आपका सवाल आता होगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन चलो ठीक है चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, ठीक है, पर कौन किस कहां वेरी कर रहा है, कि मतलब जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेल हो रही है, मतलब आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी जो होनी चाहिए थी वो ना होकर के आपका जो चेंज हुई है वो कहां वेरी हो रहेगी, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ ग्राफ प्लॉट कर देता हूं भाई कि किसकी कितनी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपके पास ये सिस्टम, यहां आपने लिख दिया एटॉमिक नंबर Z और यहां लिख दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन sp3 की होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन sp2 की, उसके बाद होती है नाइट्रोजन sp3 की, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है कार्बन sp की, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है नाइट्रोजन sp2 की। इसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो यहां होगी आपका ऑक्सीजन sp3 की, और सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो नाइट्रोजन sp, और फिर कौन हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन sp2, और फिर सबसे ऊपर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, फ्लोरीन की।
ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। मतलब आप क्या कह सकते हो यहां से कि सबसे कम तो है कार्बन sp3 की, sp3 कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद होगी कार्बन आपकी sp2 की, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो नाइट्रोजन sp की, नाइट्रोजन sp3 की, इसके बाद होगी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन आपकी सॉरी कार्बन sp की, इसके बाद यहां से क्या होगी नाइट्रोजन sp2 की, और सब उसके बाद होगी ऑक्सीजन sp3 की, फिर नाइट्रोजन sp की, इसके बाद जो होगी वो आ गई आपकी ऑक्सीजन sp2 और फिर फ्लोरीन। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो कहां कहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी की है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। कहां कहां वेरी की है, देखो यहां हमारे पास हमने देख लिया था कि यहां से यहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगी, यहां से फिर यहां नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए पर कम हो रही है, किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो एक तो जो वेरिएशन आया था वो यहां आ गया कि आपकी नाइट्रोजन sp3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बन sp की। दूसरी चीज यहाँ ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है किसके कंपेरेटिव, नाइट्रोजन sp के। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, पर अगर नाइट्रोजन क्या हो जाए sp हाइब्रिडाइज होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज ऑक्सीजन sp3 पर, ठीक है। नाइट्रोजन sp की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन sp3 की। तो इन दो जगह आपको ध्यान रखना है कि यहां क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, ठीक है। इन दोनों बातों का अब देखो सबसे पहला यहां कि कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, या मैं ये कहूं कि कौन कौन से टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से बनता है। आपको कहेगा कि जैसे सिंपली कि ये कंपाउंड दे रखा है मैंने, ये आपके साथ एल्काइन दे दी और ये आपका OH दे दिया, ठीक है। और यहां रिएक्शंस कर दी कि पहला डाल दिया यहां से आपका NaNH2 1 मोल और दूसरा यहां डाल दिया CH3 आयोडीन, ठीक है। और आपको कहा जाए रिएक्शन कंप्लीट करो, तो यहां देखो दो एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन के पास है और एक कार्बन के पास है। तो यहां हमें क्या कहेंगे कि उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां बनने वाला कार्बन आयन जो होगा, या मैं कहूं बनने वाला जो एनायन होगा वो स्टेबल हो। अब देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन, यहां इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया था कि हमारे पास लोन पेयर काउंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज और सिग्मा बॉन्ड। तो यहां अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ ये दोनों ही लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे, दो लोन पेयर हो गए, दो सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। और अगर इस कार्बन, क्योंकि यहां ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो मैं कहूंगा sp है, दो सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो दो सिग्मा बॉन्ड है तो एक s रहा होगा एक p रहा होगा। एक आपके पास यहाँ ऑक्सीजन sp3 एक कार्बन sp है, तो हमें पता है ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन sp। तो हम कहेंगे बनने वाला जो कार्बन आयन होगा, बनने वाला जो एनायन होगा वो ऑक्सीजन पे रहना पसंद करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां हम कहेंगे कि भाई हमारे पास ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, H+ निकाल देगा और C ट्रिपल बॉन्ड H हो जाएगा। और उसके बाद यहां क्या डाल दिया, मिथाइल आयोडाइड डाल दिया, CH3 आयोडीन। तो यहां से ये यहां अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। बाहर होते ही क्या बन जाता है, CH2 आपका OCH3 और C ट्रिपल बॉन्ड H। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सिंपली एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, किस टाइप से, पहला ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, मतलब H+ डोनेट करना ही किसको कहते हैं, एसिड कहते हैं। H+ डोनेट करना ही किसको कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहां से आप इजीली H+ निकाल सकते हो। जैसे आपके पास है कि ये कंपाउंड दे दिया कि यहां मैंने NH2 लगा दिया और यहां C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया, और अब यहां पर क्या डाल दिया, NaNH2 और दूसरा क्या डाल दिया यहाँ CH3 जैसे आयोडीन डाल दी, ठीक है। ये NaNH2 भी लिख दिया, यहां आपको लिख देता है 1 मोल, ठीक है। 1 मोल लिख देगा तो हम कहेंगे भाई एक तो हमारे पास है नाइट्रोजन का, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो मैं कहूंगा एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ sp हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp,
ठीक है, तो यहां हम चेक करेंगे तो हम कहेंगे भैया नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां कौन सा है, कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन sp3। तो यहां जो बनने वाला कार्बन आयन होगा वो कहां बनेगा, आपका कार्बन के ऊपर बनेगा। नाइट्रोजन का इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तो यहाँ NH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव कार्बन आयन हो जाएगा। ये कार्बन आयन बनते ही यहां आपके पास अब क्या करोगे कि यहां से मिथाइल आयोडाइड दे रखा है और मिथाइल आयोडाइड दे रखा है, तो आपका यहां अटैक कर देगा, CH3 को बाहर कर देगा और क्या बना देगा, CH2 NH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है, सिंपली बना देगा। अब इसी चीज को IIT ने पूछ लिया। IIT जैम ने इसी चीज को क्या पूछा, कहा जैम के अंदर क्या पूछा भाई, उसने सिंपली ये कंपाउंड लिखा, एक 6 मेंबर रिंग बनाई और उसके साथ यहां आपका एक तरफ एल्काइन ऐड कर दिया और दूसरी तरफ यहां NH2 ऐड कर दिया और कहा कि भाई फर्स्ट स्टेप में यहां NaNH2 डाल रखा है, सेकंड स्टेप में यहां CH3 आयोडीन और यहां लिख दिया 1 मोल करके, इस टाइप से जैम ने पूछ लिया। एक स्टेप में वहां लिंडलार कैटलिस्ट भी डाल रखा था, वो जब रिएजेंट पढ़ोगे तब देख लोगे कि उसका रोल क्या होता है। ठीक है, पर हमें तो यहां इतना ही समझना है, ये जैम ने पूछ लिया था। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां हमें पता है कि ये कार्बन नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या है, आपका sp कार्बन है। तो हमें यहां से पता है कि sp कार्बन पे बनने वाला कार्बन है ज्यादा होता है, स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन sp3 की। तो यहां इसका मतलब यहां कार्बन पे sp3 बनेगा, कार्बन पे क्या बनेगा भाई, नेगेटिव चार्ज बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन आयन। और अब यहां से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये C अटैक कर देगा यहां, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ NH2। ठीक है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH3। और आगे नेक्स्ट स्टेप में IIT ने डाली थी लिंडलार कैटलिस्ट, जो क्या कर देता है, इसको ट्रांस एल्कीन बनाने में हेल्प करता है, ट्रांस एल्कीन फॉर्म कर देता है। तो ये बातें इसने पूछी थी IIT जैम ने, तो आपको ध्यान रखना है किस किस 2 पॉइंट पे। एक तो नाइट्रोजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन sp की। दूसरी चीज क्या बताई, ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन sp की। यहाँ पहला जो क्वेश्चंस बनता है इससे रिलेटेड, जो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे रिलेटेड, वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से, मतलब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन से। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन से। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस होता है बनता है वो कौन सा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ से। बेसिक स्ट्रेंथ क्या बनता है क्वेश्चन दूसरे टाइप का, वो भी देख लेते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ है क्या, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। मैंने कहा कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, H+ को डोनेट करते हैं, उसे एसिड बोला जाता है। जो भी कंपाउंड H+ डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। और जो भी H+ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसी चीज को आप यहां से एक और नाम दे सकते हो, रेट ऑफ प्रोटोनेशन। रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ये भी इस नाम से भी आप रिकॉल कर सकते, कह सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन की अगर हम बात करें या मैं ये कहूं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो एक ही बात है। यहां आपको जैसे सिंपली कह देगा कि बताओ H2O है और एक आपके पास RCN है, इन दोनों के अंदर यहां H+ डाल रखा है, इसकी ये K1 रेट से है, ये K2 रेट से। कह देगा कि बताओ रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ किसकी ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि यहां तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये एक्सेप्ट करेंगे और यहां से नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा। बट यहां हम कहेंगे भाई जो लोन पेयर, तो हम कहते हैं कि देखो यहां एक और चीज समझ लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपका कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट सेल से ना, ये मान लो मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहां आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, एक के तो यहां इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और एक दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहां पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां से हम कहेंगे जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव का, वो अट्रैक्शन, या मैं ये कहूं कि न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी। जिसके ऊपर भी अट्रैक्शन लग रहा है वो जितनी दूर जाता जाएगा, उसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जाएगा, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी एक तरह से कम होती जाएगी।
ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप जब गांव में या जहां पर भी रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वहां पेरेंट्स का क्या होता है, कंट्रोल होता है आपके ऊपर। तो वो जो पेरेंट्स है वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या आप बाहर, और आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो आप वहां पेरेंट्स की बगैर मर्जी से आप दाएं बाएं घूमने में नहीं जा सकते, खेलने में नहीं जा सकते, शॉपिंग करने में नहीं जा सकते, ये ना। पर जैसे ही आप यहाँ पढ़ने आ गए दिल्ली में, पेरेंट्स अब नहीं है आपके साथ, तो आप फ्रीडम हो गए, आप फ्री हो गए, आप कहीं पर भी जा सकते हो। मतलब आपकी पेरेंट्स से डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो पेरेंट्स का जो इफेक्टिव है आपका, वो क्या हो गया, कम हो गया। इफेक्ट जो है वो कम हो गया, क्योंकि आपसे उससे बहुत ज्यादा दूर है। तो आप क्या कर रहे हो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। पर अगर पेरेंट्स के साथ रहते तो उसका इफेक्टिव रहता, वो इफेक्टिवनेस यहां से आपका क्या रहता भाई, ये इसके पास रहते आप। और पास रहे, जितना रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो, या मैं कहूं इसकी होल्डिंग कैपेसिटी न्यूक्लियस की उतनी ही ज्यादा होगी। आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स से जितना आप दूर होते जाओगे उतना ही यहाँ क्या हो रहा है, पेरेंट्स का आपके ऊपर से होल्डिंग कैपेसिटी या जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा। बट अगर पास रहोगे तो इफेक्ट ज्यादा होगा, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से आप घूमने फिरने जा नहीं सकते, पास होगा तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो जितनी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो यहां से दूसरे को इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब यहां से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस ज्यादा कब बढ़ेगी, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यहां टेंडेंसी ऑफ किसके, यहां बाइंडिंग कैपेसिटी, या मैं कहूं जो डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन टेंडेंसी, दूसरे को आप इलेक्ट्रॉन यहां कब दे सकते हो, जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो देखो यहां मुझे ये इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करना ही H प्लस को, तो ये किसकी ज्यादा होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो इजीली यहां से H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो यहां से स्लो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यहां जो ऑक्सीजन sp3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, कम है, और नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी, नाइट्रोजन sp की, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन sp3 के, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे H2O की क्या होगी, रेट फास्ट होगी एज कंपेयर टू RCN। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, K1 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2। इस टाइप से हम बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आगे यूज करेंगे, सिंपली एग्जांपल लेकर बताया है। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये तो हमारे पास यहाँ सिंपली क्या मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमें ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना है। और अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहेंगे उसमें एक परमानेंट पोलैरिटी होनी चाहिए, मतलब परमानेंट उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो वो क्या नहीं करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। उनके बीच में जो एटम बना है, बॉन्ड है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो यहां हमें क्या होगा, जैसे मेरे पास ये सिंपली कोई एग्जांपल ले लेता हूं भाई, इस साइड में लिख लेता हूं, और यहां कोई G ग्रुप लिख दिया। ठीक है, ये G ग्रुप। तो ये G ग्रुप मैंने क्यों लिखा कि कार्बन और इस G ग्रुप में क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, मतलब यहां क्या है भाई, परमानेंट पोलैरिटी है। तो मैंने पहली कंडीशन ये कहा है कि इसके अंदर जब भी इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा तो वहां क्या होनी चाहिए, परमानेंट पोलैरिटी होनी चाहिए।
परमानेंट पोलैरिटी होनी चाहिए। और ये परमानेंट पोलैरिटी क्या करेगी, यहां से इन कार्बन्स के ऊपर जो अभी तक नॉन पोलर की तरह काम कर रहे थे, इनके ऊपर एक इंड्यूस पोलैरिटी जनरेट कर देते हैं। इंड्यूस चार्ज यहां क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगी, इंड्यूस पोलैरिटी कह सकते हो। कैसे जनरेट कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मेरे पास जी ग्रुप है, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो हम कहते हैं भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब खींचेगा। तो यहां अगर जी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कहेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा कार्बन से। तो यहां हम कहेंगे पार्शियली नेगेटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो यहां आपका कोई चार्ज नहीं था, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से, जो परमानेंट पोलैरिटी होने की वजह से यहां इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर दिया। इसको इंड्यूस डाइपोल कह सकते हो, इंड्यूस पोलैरिटी कह सकते हो, इसको डाइपोल भी लिख सकते हो। इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर दिया, क्योंकि डाइपोल किसको कहते हो आप, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर को डाइपोल बोला जाता है। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव पेयर कर दिया। अब देखो यहां से आपके पास जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज आया तो यहां और भी इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहां हम कहेंगे भाई ये पास है तो ये ज्यादा खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये दूर है तो कम खींच रहा होगा। तो यहां डबल, यहां पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इससे भी खींच रहा होगा तो यहां से ट्रिपल कर देते हैं, यहां से आपका और कम खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम 4 कार्बन तक ही करता है, उससे आगे लगभग नेग्जिबल हो जाता है, लगभग नेग्जिबल हो जाता है, मतलब एक तरह से खींच ही नहीं रहा है। तो 4 कार्बन तक ये क्या कर देता है, इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर देता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करता है तो उसको नाम दिया जाता है माइनस आई बोला जाता है। तो ये जो जी एटम था, ये क्या किया, इसने इस कार्बन जो चेन थी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड की बात करें, देखो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसे हम कहेंगे माइनस आई। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले कि मेरे पास ये कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने कि यहां 4 कार्बन दे रखे हैं और इसके साथ जैसे जी ग्रुप ले लिया, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन एटम से, तो हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो यहां क्या है, कार्बन है, तो कार्बन क्या कर रहा होगा, इस जी से क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। या मैं ये कहूं तो जी एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, और डोनेट करेगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जी ग्रुप अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डोनेट करेगा, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये कहां तक डोनेट कर रहा होगा, किस किस के पास जा रहा होगा, 4 कार्बन तक मैक्सिमम जाएगा, तो हम कहेंगे यहां पर भी जा रहा होगा, पर इसके कंपेरेटिव यहां जो फर्स्ट कार्बन है इसके कंपेरेटिव यहां कम जा रहा होगा, थर्ड कार्बन पे और कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और फोर्थ कार्बन पे सबसे कम कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे सिस्टम को आप क्या कहोगे, जो डोनेट करते हैं उसका नाम दिया जाएगा प्लस आई। जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको तो कहा जाता है प्लस आई, और जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है माइनस आई। अब कौन कौन से ग्रुप होंगे जो माइनस आई शो करते हैं, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप होंगे जो माइनस आई शो करेंगे और कौन कौन से होंगे जो प्लस आई। अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ही क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम या मॉलिक्यूल हैं वो सभी के सभी माइनस आई शो करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे आपके पास नाइट्रोजन फैमिली हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, ठीक है ना, NHCOR हो गया, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये ग्रुप। जैसे आपके पास ऑक्सीजन फैमिली होगी, OH हो गया, OR हो गया, ठीक है, यहाँ OCOR हो गया, इस टाइप से। और कौन सी हेलोजन फैमिली होगी, ये फ्लोरीन, जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या शो करेंगे भाई, आपकी माइनस आई शो करेंगे। जैसे NO2 हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, जैसे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो सब, कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी हैं, जैसे आपके पास ये हेलोजन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ये सभी के सभी क्या, जितने भी यहाँ एसिड एमाइड, ये सब क्या करेंगे, माइनस आई शो करेंगे। जितने भी अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गए, जैसे एल्काइन हो गया, आपके पास साइनाइड हो गया, इस टाइप से एल्कीन हो गया,
ठीक है। इस टाइप से आपके ये सिस्टम जो होंगे सभी के सभी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सभी के सभी माइनस आई शो करेंगे। अगर मैं प्लस आई की बात करूं कि प्लस आई कौन शो करेगा, तो जो भी कंपाउंड क्या होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होती है, जैसे आपके पास सबसे पहला केस होगा आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेनियम हो गया, इस टाइप से। दूसरे कौन से हो जाएंगे, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स जैसे आपका क्या हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, इस टाइप के ग्रुप सभी क्या करेंगे, आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे। जैसे सिलिकॉन डेरिवेटिव, सिलिकॉन डेरिवेटिव जैसे SiR3 हो गया, इस टाइप के ये सभी के सभी कंपाउंड क्या करेंगे, आपका प्लस आई लगाएंगे। और भी बात करेंगे तो जितने भी नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी प्लस आई लगाएंगे। जैसे आपका CH2 नेगेटिव हो गया, आपका O माइनस हो गया, आपका NH माइनस हो गया, इस टाइप के ये भी क्या करेंगे, हम प्लस आई लगाएंगे। तो ये जितने भी कंपाउंड थे कौन प्लस आई लगाते वो भी हमने देख लिया, कौन माइनस आई वो भी चेक कर लिया। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव फैक्ट की स्ट्रेंथ, कि किसका प्लस आई ज्यादा होगा या किसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ प्लस आई से, कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई। स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई की अगर बात करें तो प्लस आई की स्ट्रेंथ सबसे पहले आइसोटोप्स में चेक करते हैं। आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स में हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेनियम है। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम है। ठीक है, इन तीनों के अंदर मुझे ये चेक करना है कि किसकी ज्यादा यहाँ प्लस आई होगा, प्लस आई नेचर कौन ज्यादा शो करता है। तो हमें पता है कि भाई इसका जो मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तो ट्राइटेनियम 1 होता है, मास नंबर 3, यहाँ से 2, ये क्या होता है, यहाँ से आपका इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, मास नंबर 2, ये 1 होता है। ठीक है, तो मैंने जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने कहा था कि जो म्यू होता है मतलब आपकी जो रेडियस होती है बोर के अकॉर्डिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस मास के। ये चीज बताई थी, मतलब जिसका भी या म्यू क्या है, रिड्यूस मास, जिसका भी मास ज्यादा है उसकी रेडियस कम होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसकी। जिसका मास ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ। तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था कि CH की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है और इनके बीच में कुछ वाइब्रेशन रहते हैं। ये आपका बॉन्ड की हर एक चाहे कैसा भी बॉन्ड हो, इस टाइप का वाइब्रेशन होता है उनके अंदर। तो जितना बॉन्ड बड़ा, लेंथ ज्यादा होती है तो उसमें उतने ही ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। जो आप इस टाइप से लिखते हो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इनके बीच में वाइब्रेशंस होते रहते, कुछ इस टाइप का बॉन्ड होता है। यहां से हम कहते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन यहां से मास सबसे कम तो रेडियस सबसे ज्यादा, तो यहां देखो ये मास कम तो रेडियस मैंने ज्यादा कर दी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। दूसरी चीज यहां मैंने कहा कि भाई जिसमें आपका मास यहां ज्यादा तो इसका मास इससे ज्यादा है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, मास हाइड्रोजन के कंपेरेटिव ड्यूटेरियम का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, किसके कंपेरेटिव, हाइड्रोजन की। मैंने बातें किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बता चुका हूं। अब यहाँ ट्राइटेनियम आएगा तो यहाँ सबसे ज्यादा मास है, सबसे ज्यादा मास तो यहाँ रेडियस सबसे कम, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ट्राइटेनियम की तो और भी कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा बताया था। और मैंने वहां बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो CH बॉन्ड का ज्यादा होता है क्योंकि वहां इजीली बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वहां बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। इसीलिए मैंने कहा था कि CH का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्राइटेनियम, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बहुत बड़ा है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, आपकी जो बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि CH की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद CD की, और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगी, CT की हो जाती है। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम कहते हैं CT की सबसे ज्यादा, उसके बाद CD की, और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगी, CH की। तो जितनी ज्यादा, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाना है, इलेक्ट्रॉन जाना है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो देखो सभी में इलेक्ट्रॉन यहां से चला ड्यूटेरियम, यहां से ड्यूटेरियम से चला यहाँ हाइड्रोजन से या ट्राइटेनियम से। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको यहां से बताओ इसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाना है इलेक्ट्रॉन, तो इसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाना है। यहां से इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाना है, यहां से इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाना है। तो बताओ अगर डिस्टेंस कम होगी तो वहां जल्दी इस कार्बन तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा।
अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, स्लो जाएगा। तो देखो यहाँ CH के बीच में यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है और यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, यहाँ मॉडरेट है बीच में। तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है तो यहां से पहुंचते पहुंचते यहां जल्दी पहुंच जाएगा, बट इतनी डिस्टेंस में यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कहीं यहीं आसपास रह जाएगा, बीच में कहीं अटक जाएगा। तो इसको टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके बीच की डिस्टेंस कम है, कम होगी तो यहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंच जाएगा इसका मतलब कि ये ज्यादा डोनेट कर रहा होगा, या मैं ये कहूं इसकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CHA। तो यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ आई की बात करता हूं, प्लस आई की अगर बात करो तो मैं कहूंगा कि भाई CT की ज्यादा प्लस आई होगा एज कंपेयर, ट्राइटेनियम का प्लस आई ज्यादा होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम का, और सबसे लीस्ट जो होगा वो किसका होगा भाई, हाइड्रोजन का। पर ध्यान रखना अगर मैं प्लस H की बात करता हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हमने कहा था कि भाई हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, और सबसे लीस्ट ट्राइटेनियम का, ठीक है। पर प्लस आई में जस्ट उल्टा हो गया देखो, क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाना है तो जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो स्लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां अब जैसे ये यूज कहां होता है, जैसे कहां यूज करते हैं भाई, इसकी स्ट्रेंथ की बात कर ली हमने देख लिया कि प्लस आई जो होता है वो ट्राइटेनियम का ज्यादा है और सबसे लीस्ट हाइड्रोजन का है। पर ये यूज कहां होता है, यूज देखो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कह सकते हो यहां से, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ ट्राइटेनियम लिख रखा है, और एक आपके पास ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये आपका ड्यूटेरियम है, यहाँ कार्बोकेटाइन है। एक आपके पास थर्ड कंपाउंड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका कार्बोकेटाइन है। कह दिया जाए कि बताओ A, B और C में किसकी ज्यादा यहाँ स्टेबिलिटी होगी, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको यहाँ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एक बहुत बड़ा कोई फैक्टर तो है नहीं, पर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जरूर लग रहा है। ये हाइड्रोजन हुए या ड्यूटेरियम हुआ, ट्राइटेनियम हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। मतलब आपका कोई भी कार्बोकेटाइन है प्लस आई से स्टेबल होता है और माइनस आई से डिस्टेबलाइज होता है। ऐसे ही कार्बोनाइन जो होता है वो माइनस आई से स्टेबलाइज होता है और प्लस आई से डिस्टेबलाइज होता है। तो यहां से हम कहेंगे भाई ये हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से ट्राइटेनियम भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोकेटाइन को, यहां से ड्यूटेरियम भी दे रहा है। पर बात है कि ज्यादा कौन देगा, तो मैं कहूंगा इस कार्बन और ट्राइटेनियम या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस जितनी कम होगी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। अगर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपका यहाँ स्लो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस कहां ज्यादा है, कार्बोकेटाइन यहाँ CH में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा तो प्लस आई कम हो जाएगा। प्लस आई कम है तो हम कहेंगे A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद B की, और सबसे लीस्ट C की स्टेबिलिटी हो जाएगी, सबसे लीस्ट C की स्टेबिलिटी। दूसरी चीज यहाँ देखो, पहला चीज तो एप्लीकेशन में हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यहां से आपको देख सकते हो। और दूसरा यहाँ क्या होता है, दूसरा स्टेबिलिटी का कि और किसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आपकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की जैसे बात करें तो आपको जैसे एग्जांपल कह दिया जाए कि H C डबल बॉन्ड O और आपके पास ड्यूटेरियम है, और आपका यहाँ न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। कहा जाए कि बताओ कहाँ अटैक करेगा, कि आपका ये A इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा या B इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में पूछी है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि भाई जहां जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ इसकी रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ड्यूटेरियम है।
ड्यूटेरियम होगा तो ये आपका प्लस आई ज्यादा लगाएगा, मतलब प्लस आई ज्यादा लगाएगा तो यहां बनने वाला पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब यहां बी के पास पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर किसी कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। मैं ये कहूंगा इसके पास या हाइड्रोजन ये कम इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर पाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां इसका प्लस आई जो होगा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, यहाँ ना ड्यूटेरियम का प्लस आई जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, तो हम कहेंगे ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। ए की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। जैसे एक और एग्जांपल जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई ये मेरे पास एक तो ये ड्यूटेरियम लगा दिया और एक यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, और जैसे आपके पास RMgx डाल दे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो वहां अटैक करेगा जहां बनने वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये प्लस आई लगा रहा होगा और यहाँ ये प्लस आई लगाएगा तो ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ बनने वाला पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ आपका ये हाइड्रोजन है तो इतना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा क्योंकि इसका प्लस आई कम है, प्लस आई कम है तो यहाँ बनने वाला नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल CH3- यहाँ ज्यादा अटैक कर सकता है। अगर मैं इसको ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको बी कहता हूं तो मैं कहूंगा ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंथ में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कौन सा, यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और दूसरा कौन सा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स की स्ट्रेंथ की बात की और वो कहाँ यूज होते हैं उसकी बात की। दूसरी चीज यहां हम बात करें कि यहां स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहूंगा यहाँ एल्काइल ग्रुप्स की स्ट्रेंथ के बारे में कि आपके पास सबसे पहला जब भी एल्काइल ग्रुप है और आपको एल्काइल ग्रुप होंगे तो प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा तो कैसे चेक करोगे, तो आप सबसे पहला तो वहां चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन, कि जितने ज्यादा वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा, जितने कम होंगे तो उसका प्लस आई कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, एक CH2 CH3 लगा हुआ है और एक आपके पास CH2 CH3 लगा है। कहा दिया जाए कि भाई बताओ कि प्लस आई किसका ज्यादा होगा, यहाँ प्लस आई नेचर पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे भाई जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसका प्लस आई नेचर उतना ही ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये इसका प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ 3 कार्बन एटम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 कार्बन एटम है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हमारे पास यहाँ क्या हो जाता है प्लस आई नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम हो जाते हैं तब हम कैसे चेक करेंगे, तो हम कहेंगे भाई जिसके भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो उसमें जितना ब्रांच एल्काइल ग्रुप होगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है आइसोटोप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटोप्स के अंदर कि जो जितना पास है जिसका बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी थी उसका प्लस आई ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि जितने ज्यादा यहाँ एल्काइल ग्रुप जितने पास रहेंगे वो उतना ही ज्यादा अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, जितना दूर रहेंगे उतना ही कम इफेक्ट लगाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां आपको सब भी अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो आपको क्या चेक करना है कि कार्बन मेरा जो एल्काइल ग्रुप की चेन है वो लीनियर है या ब्रांच है, तो हमेशा ब्रांच जो चेन होगी कार्बन की वो ज्यादा होगे, प्लस आई ज्यादा होगा उसका एज कंपेयर टू लीनियर कार्बन चेन। तो यहां हम कह सकते हैं कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो हम कहेंगे ब्रांच जो होगा कार्बन चेन होगी तो वो ज्यादा प्लस आई रखेगी एज कंपेयर टू लीनियर। तो ये ध्यान, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने की। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई के लिए एल्काइल ग्रुप के अंदर कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके ज्यादा उसके हम क्या कहेंगे प्लस आई ज्यादा। अगर प्लस यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाते हैं तो हमें क्या देखना है कि ब्रांच चेन देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक तो ये कंपाउंड दे रखा है, एक तो ये एल्काइल ग्रुप की दे रखा है उसके, और एक आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है यहां से,
ये कह दिया जाए, कहा जाए कि इन दोनों में बताओ प्लस आई किसका ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा ब्रांच है, ये लीनियर है, तो इसका ज्यादा होगा। और एग्जांपल जैसे बात करें कि मेरे पास ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड दे दिया जाए और एक आपके पास ये कंपाउंड, जैसे तो ये ब्रांच फॉर्म में है, ये आपका लीनियर फॉर्म में है, तो हम कहेंगे जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका प्लस आई नेचर उतना ही ज्यादा होगा, उसका प्लस आई नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां बात करते हैं कि भाई एल्काइल ग्रुप्स की जो स्ट्रेंथ होगी ये कहां कहां पर यूज करते हैं, तो सबसे पहला ही स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, पहला ही स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करने में, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करने में। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ आपका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ CH2 है पॉजिटिव और एक आपका यहाँ CH2 CH2 CH3 दे रखा है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ CH3 CH2 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ CH3 CH3, इन दोनों में कह दिया जाए कि बताओ यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। यहाँ आपका लिख देता हूं मैं, कार्बेनाइन लिख देता हूं यहाँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ कार्बेनाइन, ठीक है। तो ये आपको जैसे दे दिया गया और आपको कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेट है, यहाँ कार्बेनाइन बताओ, तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास देखो लीनियर फॉर्म में है और ये आपका ब्रांच फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इसका प्लस आई जो होगा वो ज्यादा होगा, ये प्लस आई मोर होगा और यहाँ क्या होगा लेस प्लस आई, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम कहेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल हो जाते हैं तो लेस प्लस, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, ब्रांच चेक करेंगे कि ये जो जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन उतना ही कम होगा। स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बेनाइन की हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्लस आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस आई के, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ हम कहेंगे प्लस आई यहाँ ज्यादा, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कम। तो यहाँ अगर मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, तो मैं कहूंगा कि जो आपका यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है तो उसमें ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ आपका प्लस आई कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ प्लस आई कम ज्यादा है। अब यहाँ इसमें दो चीजें आ जाती, क्योंकि एल्काइल जो ग्रुप थे वो हमने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था और यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप्स का इफेक्ट आ गया। इसका मतलब दो जगह, एक तो आपका प्लस आई भी लगा रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा रहा है। आपका क्या लगा रहा है, आपका प्लस आई भी लगा रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगा रहा है। तो कौन डोमिनेट करेगा, तो इनके बीच में अगर कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे भाई अगर हाइड्रोजन मतलब प्लस एच और प्लस आई के बीच में यहाँ कंपैरिजन करना है, इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो हमेशा कौन जीतता है, प्लस एच जो होता है वो हमने देखा था कि सबसे यहाँ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लस आई के, कि मतलब पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, यहाँ प्लस एच को दोगे और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे, प्लस आई को दोगे। अगर इन दोनों के बीच में कंपेरिजन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करते हैं और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं, तो हमेशा पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपका ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल में ये CH3 है, ठीक है। ऐसे ही यहां आपके पास ये CD3 लगा दिया मैंने, या यहां CH2 और ये आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं। तो देखो यहां, या फिर मैं यहां से एक और CH2 लगा देता हूं, यहां ये CH3 रख दिया मैंने और ऐसे यहां पर आपका ये CH रख देता हूं, CH पॉजिटिव, ये आपका CH2 CH3, ठीक है, ये बना दिया जैसे मैंने। और इन दोनों में कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो देखो यहां हमें पता है कि यहां 3 कार्बन एटम है, एक CH3 2 CH3 3 CH3 है, ठीक है। यहां अगर बात की जाए तो यहां 6 कार्बन एटम है, ये तो इसके ऊपर है तो इसको तो क्या काउंट करना, तो यहाँ 3 ये हो गए
और 3 ये हो गए, तो 6 कार्बन एटम। अभी हमने देखा था कि भाई प्लस आई जो होता है वो जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा। इसका मतलब कि इसमें यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा, और प्लस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटन उतना ही ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ एक्सपेरिमेंटली क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। दोनों ही केसेस में पहले हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो यहाँ पहली प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। उसके बाद अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल हो जाता है तब आपको इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ हम कहेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4, और ये मेरे पास यहाँ अल्फा अल्फा अल्फा, तो 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ कह दिया जाए कि आपका ये CH3 है, ये कार्पेटाइन है, ये CH3 है, ये आपका CH3 है, और एक आपको क्या कह दिया जाए, यहाँ CD3 है, कार्पेटाइन CD3 और ये भी CD3। आपको कहा जाए कि दोनों में बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन बताओ, तो आप क्या कहोगे। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे तो हमें पता है ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है, और ज्यादा होगा तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का CH की क्या होगी, कम होगी प्लस आई। बट यहाँ स्टेबल कौन होगा, आपका ये होगा हाइड्रोजन वाला। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने कहा पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। और उसके बाद अगर हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इक्वल रह जाता है, तब आप इंडक्टिव यूज करना है। तो यहाँ आपके पास यहाँ 9 क्या है, अल्फा ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम में बताया था ड्यूटेरियम का कम होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर आप हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर सकते हो। तो हमेशा पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनस आई, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई। स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आयनेज, तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई की जब भी बात करते हैं तो पहला माइनस आई आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, और दूसरा देखेंगे आपका डिस्टेंस, कि जो भी कंपाउंड यहां क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, और दूसरी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका वहां क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही पास होगा, पास होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। मतलब यहाँ डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स का माइनस आई नेचर जो होगा वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपसे कह दिया जाए कि भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आपका आयोडीन है। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पर माइनस आई की बात क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे आपका NF2 दे दिया, NHF2 दे दिया, NHF दे दिया और एक NH2 दे दिया। कहा जाए कि बताओ माइनस आई नेचर बताओ, तो यहाँ 2 फ्लोरीन है, यहाँ 1 है या 0 है, तो क्या कहेंगे हम, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, इसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके पास CF3 दे दिया, आपके पास CHF2 दे दिया, यहाँ से CH2F दे दिया। इन तीनों में कह दिया जाए कि बताओ माइनस आई नेचर बताओ, तो हम कहेंगे CF3 का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CHF2 का, और सबसे लीस्ट CH2F का हो जाएगा, CH2F का हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ NO2 दे दिया जाए, ठीक है, और आपके पास कोई भी यहाँ कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे आपका NO2 के साथ जैसे मैंने एल्काइन ले लिया, तो दोनों में अगर माइनस आई चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई NO2 का ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ सिंपली OH ले लिया, एल्काइन ले ली और आपके पास NH2 ले लिया, तो हमें कह दिया जाए कि बताओ माइनस आई नेचर बताओ, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका सबसे ज्यादा। यहाँ आपके पास कार्बन sp है और नाइट्रोजन sp3 है, तो हमें पता है कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप माइनस आई चेक कर सकते हो। जैसे डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई हमारे पास यहाँ जैसे CH2F है, CH2 है और ये आपका CH2O माइनस है। ठीक है, यहाँ आपके पास CH3 है, ये CHF है, ये CH2 है और ये O माइनस। यहाँ आपके पास एक और एग्जांपल दे दिया जाए CH3,
CH2 CHF और ऑक्सीजन माइनस। कह दिया जाए कि बताओ तीनों के अंदर जो ABC है, A B और C, इन तीनों में यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो हम कहेंगे भाई ये जो फ्लोरीन होगा, हम कहते हैं ये भी माइनस आई लगा रहा होगा, ये भी माइनस आई लगा रहा होगा और ये भी माइनस आई लगा रहा है, तीनों ही फ्लोरीन क्या लगा रहे हैं, माइनस आई। तो हम कहेंगे भाई जो जितना पास होगा वो उतना ही माइनस आई लगाएगा, जो जितना दूर होगा वो उतना ही कम माइनस आई लगाएगा। तो सबसे पास कौन सा है आपका, सबसे पास ये है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मोर माइनस आई होगा, मोर माइनस आई, और ये सबसे दूर है तो यहाँ लेस माइनस आई हो जाएगा, लेस माइनस आई। तो माइनस आई के डायरेक्टली होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, तो हम कहेंगे सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी की सबसे लिस्ट ए की होगी। ठीक है, अब देखो कई कंपाउंड जो यही कंपाउंड थे, आपका OH हो गया, ठीक है ना, ये NO2 हो गया, ये आपका NH2 हो गया, ये सभी या तो प्लस M शो कर रहे हैं या माइनस M शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ये भी पता करना होगा कि अगर एक ही सिस्टम के अंदर वो क्या करेगा, प्लस M भी शो कर रहा है और आपका माइनस M भी शो कर, माइनस M प्लस M या माइनस M शो कर रहा है वही सिस्टम, और माइनस I भी शो कर रहा है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि आपका जो फ्लोरीन था वो मैंने जब मीजोमेरिक पढ़ा है तो मैंने कहा था ये आपका मीजोमेरिक भी शो कर रहा है और आपका देखो माइनस आई भी शो कर रहा है। तो कौन सा डोमिनेटिंग होगा वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेज इंडक्टिव, तो यहाँ हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मीजोमेरिक वर्सेज क्या चेक इंडक्टिव। तो यहाँ मीजोमेरिक प्लस M वर्सेज माइनस आई की बात करेंगे, प्लस M वर्सेज माइनस आई की अगर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये आपका कंपाउंड दे रखा है, ये आपका OH है और एक ये कंपाउंड है, ये आपका NH2 है और एक आपका हेलोजन जोड़ दिया जाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका फ्लोरीन है। तो हाँ देखो यहाँ मैंने क्या कहा था कि भाई कोई भी लोन पेयर यहाँ से ये आपके पास कंपाउंड दे रहा है, यार मैं इसको प्लस R लिख सकते हो, रेजोनेंस से कर सकते हो इसको कंपैरिजन, मतलब रेजोनेंस मान रहा हूँ, प्लस R लिख रहा हूँ भाई रेजोनेंस, ठीक है, ये आपका रेजोनेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, या मीजोमेरिक लिख लो, मीजोमेरिक प्लस R बताया नहीं तो मीजोमेरिक लिख के चलो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही कंपेरिजन, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमारे पास OH अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये आपका क्या लगाएगा, मीजोमेरिक लगाएगा, और मीजोमेरिक लगाएगा तो हम कहेंगे भाई ये भी कि एक प्लस M लगा रहा है, पर ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब माइनस आई भी लगाएगा, माइनस आई भी लगाएगा और क्या लगाएगा, प्लस M दोनों लगाएगा। तो यहाँ हमेशा ऐसे ऑक्सीजन फैमिली होगी वो आपका मीजोमेरिक डोमिनेट करेगा, कौन करेगा, मीजोमेरिक। अब देखो दूसरा नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन भी यहाँ क्या करेगा, प्लस M लगाएगा, और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस आई भी लगाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा, मतलब आपका जो प्लस M इतना लग रहा है तो माइनस आई इतना लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपका प्लस M डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ हम कहते हैं जो जितना अभी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उसकी डोनेशन टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसी को हम मीजोमेरिक कहते थे। तो देखो ये मीजोमेरिक कब कहेंगे, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत कम डोनेट कर पाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि आपका प्लस M जो है वो इतना लगा रहा है मान लो, तो ये माइनस आई हम किसको कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है उसका माइनस आई बहुत ज्यादा होता है, तो माइनस आई इतना लगा रहा है। तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, उन सभी में आपका जैसे प्लस M भी लगा रहा होगा वो, और माइनस आई भी लगा रहा होगा, पर डोमिनेटिंग कौन होगा, माइनस आई। जितने भी हेलोजेंस होते हैं उन सभी के अंदर माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, पर लगता दोनों है, प्लस M भी लगता है और माइनस आई भी लगता है, पर डोमिनेटिंग कौन होगा, आपका माइनस आई। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको कह दिया जाए कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो यहाँ आपके पास कुछ एग्जांपल लिख देता हूं भाई, जैसे ये मेरा फिनोल हो गया, ये आपका NH2 हो गया,
ये आपका सिंपल बेंजीन हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया भाई, आपका फ्लोरीन हो गया। कह दिया जाए इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स में रिएक्टिविटी होता है, तो हम कहेंगे भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल इनके पास आ रहा है तो ये सभी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बताओ इन कंपाउंड्स के साथ क्या रिएक्टिविटी होगी, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इनको क्या बनना पड़ेगा, सभी को न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हम उसको अच्छा कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो हम कहेंगे रेट भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से हम कहेंगे भाई ये NH2 क्या कर रहा होगा, प्लस M लगा रहा होगा, ये OH भी क्या लगा रहा होगा, प्लस M लगा रहा होगा, ये बेंजीन आपका कुछ नहीं लगा रहा है, यहाँ ये फ्लोरीन जो होगा ये माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कहा जितने भी हेलोजेंस होंगे उसमें डोमिनेटिंग कौन होता है, माइनस आई होता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये प्लस एम माइनस एम में हम चेक किया भी था कि हम कहेंगे भाई नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है, बताया था कि नाइट्रोजन सबसे पहला ही क्या चेक करते हैं, ओवरलैपिंग, तो नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा। तो इसमें यहाँ अगर इसको P कह देता हूं, इसको Q बोल देता हूं, इसको R बोल देता हूं और इसको S बोल देता हूं, तो Q की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद किसकी होगी, P की होगी, उसके बाद आपका S की होगी, और सबसे लिस्ट किसकी होना, सब उसके बाद क्या होगी, R की, और सबसे लिस्ट किसकी हो जाएगी भाई, S की हो जाएगी। सबसे लिस्ट रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, S की हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कह दिया जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एक बेंजीन दे दिया जाए और एक आपके पास यहाँ क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए, कहा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल बताओ रिएक्टिविटी, तो यहाँ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं क्या कहूंगा, ये में K1 है, ये K2 है, तो ये क्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, तो इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी रेट। तो मैं क्या कहूंगा, K2 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1। ठीक है, तो ये हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारी बातें थी इंडक्टिव इफेक्ट, कोई ज्यादा इतना इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता इंडक्टिव का, क्योंकि जो मोस्टली बातें होती है वो आपका एरोमेटिसिटी, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस ये एक्सप्लेन कर देती है। बहुत कम केसेस होते हैं जो इंडक्टिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतना ये यूजफुल इफेक्ट नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा था क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ एसिड बेस केमिस्ट्री की। तो देखो एसिड बेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एसिड बेस केमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो एसिड बेस केमिस्ट्री देखो होती क्या है, सबसे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट थ्योरीज लेकर आए। क्या क्या कहा सभी साइंटिस्ट, सबसे पहले आर्रेनियस आए। आर्रेनियस ने कहा कि हम एसिड उसको कहते हैं जो H+ डोनेट करता है उसको एसिड कहेंगे, और जो OH- डोनेट करता है उसको बेस कहेंगे। मतलब सबसे पहला यहाँ एक्सप्लेन करने कौन आया, आर्रेनियस। उसने कहा कि आर्रेनियस ने कहा आर्रेनियस ने क्या कहा, आर्रेनियस ने कहा कि एसिड आप उसको कहोगे जो H+ डोनर होगा, जो H+ डोनर होगा, और बेस आप उसको कहोगे जो OH- डोनर होगा। जो H+ डोनर होगा आप उसको एसिड कहोगे, जो OH- डोनर होगा उसको आप बेस कहोगे। किसने कहा, आर्रेनियस ने। उसके बाद कौन आया, ब्रोंस्टेड और लोरी। ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा, उसने कहा कि आप एसिड उसको कहोगे जो H+ डोनर होगा। मतलब जो आर्रेनियस ने कहा था वही बात किसने कहा, कही ब्रोंस्टेड और लोरी ने कही कि एसिड के बारे में जो H+ डोनेट करते हैं उसको एसिड कहते हैं, और जो बेस के बारे में कहा कि जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसको बेस कहते हैं। जो एक्सेप्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसको बेस कहा जाता है, और जो H+ डोनेट करते हैं उसे एसिड कहते हैं। ये किसने कहा, ब्रोंस्टेड और लोरी ने। उसके बाद आया आपका लुईस। उसके बाद कौन आया, लुईस। लुईस ने कहा, लुईस थ्योरी में क्या होता है, ये लुईस कॉन्सेप्ट कह सकते हो। उसने कहा कि आप एसिड उसको कहोगे जो आपका H+ को एक्सेप्ट करता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको आप एसिड कहोगे ना, सॉरी लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा
उसको आप एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा उसको क्या कहोगे आप, एसिड, और जो लोन पेयर डोनर होगा उसको आप बेस कहोगे। जो लोन पेयर डोनर होगा, बेस किसको कहोगे, जो लोन पेयर डोनर होगा, और एसिड आप उसको किसको कहोगे, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, उसको आप क्या कहोगे, यहां एसिड नाम दोगे। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा उसे एसिड कहोगे, जो लोन पेयर डोनर होगा उसको बेस कहोगे। ठीक है, तो ये किसने कही थी, लुईस ने कही थी। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा कि जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसे बेस कहते, H+ जो एक्सेप्ट करते हैं उसे बेस, और H+ डोनेट करते हैं उसे एसिड। आरएनएस ने क्या कहा, जो H+ डोनेट करते हैं उसे आप एसिड कहोगे, जो OH- डोनेट करते हैं उसको बेस कहते हैं। ठीक है, ये बातें कही। आप लुईस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग ये सारे पढ़ते हो। और जो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाती है तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री, वो चलती है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या चलती है, यहाँ इसकी थ्योरी चलती है कि आप एसिड बेस किसको मानोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, ये दो बातें, एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। एसिड आप उसको कहोगे जो H+ को डोनेट करते हैं उसको एसिड कहते हैं, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसे आप बेस कहोगे। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। देखो यहां हमें पता करना है, हमें ये तो पता है भाई कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि जो H+ डोनेट कर रहे हैं वो हमें सभी नॉर्मली पता ही होता है कि भाई ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो बट यहां हमें उनकी स्ट्रेंथ की बात करनी है। तो देखो स्ट्रेंथ जब भी बात की जाती है तो वो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। जो स्ट्रेंथ की बात होती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग आपका वीक एसिड है। ठीक है, बट यहां वो कैसे चेक करते हैं, पीके वैल्यू के बेसिस पे। जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब वो वीक एसिड होगा, और जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस पीके एक्सपेरिमेंटली इस पीके वैल्यू के बेसिस पे हम कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये पता करते हैं। बट हमें यहाँ किसी कुछ कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन करना होता है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स रखेंगे, तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे और कैसे चेक करेंगे कि भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हमारा वीक एसिड है। तो यहां अगर एसिड की बात करता हूं तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि ब्रोंस्टेड और लॉरी कहता है कि आप एसिड उसको कहोगे जो H+ डोनेट करता है। तो यहां अगर थोड़ी केमिकल इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे बट डिसोसिएट होगा तो H+ देगा और A नेगेटिव बनाएगा, और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा के बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो यहां हमारे पास क्या था, एक HA मॉलिक्यूल था जो एसिड है, क्योंकि वो क्या कर रहा है H+ डोनेट कर रहा है। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस केमिस्ट्री किसके अकॉर्डिंग पढ़नी होती है, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी क्या कहता है, एसिड आप उसको कहते हो जो H+ डोनेट करता है, और बेस आप उसको कहते हो जो H+ एक्सेप्ट करता है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करूंगा तो मैं कहूंगा K में कहूंगा कंसंट्रेशंस ऑफ H+ और कंसंट्रेशंस ऑफ A नेगेटिव डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशंस ऑफ HA। यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं कि मेरा जो K है वो किस चीज के डायरेक्टली है, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि Ka जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस ऑफ A नेगेटिव के। कंसंट्रेशंस ऑफ A नेगेटिव यहां से आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, K उसका ज्यादा होगा जिसका बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल होगा। जिसका बनने वाला एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका K उतना ही ज्यादा होगा। K है क्या, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब आपका जो K है वो जितना ज्यादा होगा, मतलब डिसोसिएशन HA से इसमें डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उसका K उतना ही ज्यादा होगा। तो K ज्यादा तो हम कहेंगे H+ हमारा ज्यादा बन रहा होगा, क्योंकि K ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन ज्यादा हुआ। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, H+ की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में ज्यादा मिलेगी। और हम यही कहते हैं कि भाई जो H+ डोनर होते हैं जितना ज्यादा डोनेट करेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, या मैं कहूं उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहां से हम एक चीज तो कह सकते हैं कि भाई K जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका Ka के, कि जिसका K ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई, के जिसका। और हम कहते हैं कि इनवर्सली क्या होते हैं, पीके के, क्योंकि K और पीके में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है।
तो पी के की इनवर्सली होती है, के की डायरेक्टली होती है। तो यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि मेरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर के है तो यहाँ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ आपका एनायन की स्टेबिलिटी के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। अगर मेरी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मुझे पता चल जाए किसी तरह से, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बीच में कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, कि जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि किसी दो कंपाउंड के बीच में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे चेक करेंगे, तो देखो यहां सब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की जब भी बात करते हो तो सबसे पहला फैक्टर आपको देखना होता है साइज का, सबसे पहला फैक्टर होता है साइज का। दूसरा फैक्टर आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा फैक्टर आप चेक करोगे यहां से रेजोनेंस, और फोर्थ फैक्टर आप चेक करोगे इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर क्या चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब सबसे पहला फैक्टर आप साइज, जितनी बड़ी साइज होगी उसका नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा साइज उसका नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, मैं ही कहूं उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल। तीसरा रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा होगा। फोर्थ इंडक्टिव, जिसका जितना ज्यादा माइनस आई होगा उसका इंडक्टिव यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ एनायन या स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा होगा। माइनस आई यहाँ इंडक्टिव किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं साइज की। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें इसके ऊपर कि हमें यहाँ साइज की, जैसे आपको कह दिया जाए HF में बताओ H2O, नहीं HF नहीं, HF यहां से HCl, HBr और HI, इनमें बोल दिया जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो कि किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कि आपको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है तो सबसे पहले उस H+ को बाहर निकाल दो, क्योंकि हम एसिड उसी को कहते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, और वहां पर क्या बना दो, कार्ब एनायन बना दो। आपको जब भी कंपाउंड दे तो जिस कंपाउंड में अगर H+ निकाल रखा है तो ठीक है, नहीं निकाल रखा है तो वहां से H+ निकाल दोगे, और H+ निकाल दोगे तो वहां कार्ब एनायन जनरेट हो जाएगा, और कार्ब एनायन बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो इन 4 पॉइंट के बेसिस पे। तो यहाँ इनके अंदर मुझे क्या चेक करना है, यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम कहेंगे भाई ये F- बना दिया, H+ निकाल देंगे, जितने भी यहाँ है तो इन सभी का हम क्या करेंगे, H+ निकाल देंगे। यहाँ से Br- हो गया, यहाँ से आपका आयोडीन माइनस हो गया। ठीक है, और H+ निकालने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। हमें पता है जितना ज्यादा साइज होगी उस एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी साइज होगी तो चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्ज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो यहां अगर बात करें तो ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये आपका सेकंड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ का और ये फिफ्थ का है। फिफ्थ का होगा तो साइज ज्यादा होगी तो चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्ज होगा, मतलब आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, आयोडीन माइनस सबसे ज्यादा होगा, तो यहां से HI की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी और HF की सबसे कम हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल्स की बात करें कि आपको ये कह दिया जाए, जैसे H2O दे दिया जाए, H2S दे दिया जाए और H2SE दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो मैंने कहा जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता है तो हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, वहां से H+ निकाल देना है और वहां क्या बना देना है, कार्ब एनायन या एनायन बना देना है HS-, यहां आपके पास H+ निकाल देना है HSE-, और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना है किन पॉइंट पे, 4 पे। पहला ही पॉइंट सीक्वेंस वाइज यूज करना है, पहला साइज चेक करोगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आपका रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव। तो साइज हम देखेंगे कि ये आपका फोर्थ पीरियड से है,
ये आपका थर्ड से, ये सेकंड से, तो इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, साइज ज्यादा तो चार्ज डिस्पर्स ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, H2SC की सबसे ज्यादा हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास जैसे फिनोल दे दिया, ये आपका फिनोल दे दिया और ये आपका यहां से एसिड दे दिया, और कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी बताओ, तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले H+ निकाल देंगे, तो फिनॉक्साइड आयन बना दिया। सबसे पहला जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता है तो हमेशा सबसे पहले आपको वहां से H+ निकाल देना है। H+ निकल गया तो ये आपके पास 2 एनायन बने, ये आपका सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। तो मैंने कहा जितनी ज्यादा साइज होगी तो स्टेबिलिटी उतनी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो आप इसको कह दोगे। ठीक है, तो ये साइज की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दूसरी किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मतलब क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहला तो हमें क्या चेक करना है, साइज। अगर साइज से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है तो दूसरा कौन सा फैक्टर देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास HF, यहां से HF दे दिया, यहां से आपका H2O हो गया, यहां से NH3 हो गया और आपका CH4 हो गया। इन चारों में कह दिया जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो यहां देखो, यहां से हमें क्या करना है, जिसकी भी बात करें तो सबसे पहले आप HF निकाल दोगे और वहां कार्बन एनायन बना दोगे। सबसे पहला H+ निकालोगे और आप वहां एनायन बना दोगे। तो यहां से देखो, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो ये लिख लो चाहे कि आपको H+ निकालना है। अगर नहीं निकाला है तो निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाला है तो आपको H+ बनाना निकालना है और वहां कार्बेनाइन बना देना है और उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आप चेक कर लोगे। अब ये आपके पास कार्बेनाइन आ गए, ये कार्बेनाइन आ गए तो अब इसकी आप स्टेबिलिटी देखोगे। आपको पता है कि सबसे पहला हमें यहाँ क्या चेक करना है, साइज। साइज है तो ये भी साइज, चारों के चारों सेकंड पीरियड के एटम है। अगर सेकंड पीरियड के एटम मतलब साइज इक्वल है तो आप क्या करोगे, आपके पास सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका -I ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा और उसका pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हमें पता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी HF की सबसे ज्यादा हो जाएगी। थर्ड फैक्टर आता है आपका रेजोनेंस का। थर्ड फैक्टर आपका आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसे आपकी बात कर ली, जैसे HF दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O- यहां OH दे दिया, ठीक है, और आपके पास दे दिया CH3 CH2 OH दे दिया। और आपको कहा जाए कि बताओ यहां सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो देखो सबसे पहला तो हमें क्या करना है, वहां से H+ निकाल देना है। H+ निकाल दिया तो वहां क्या बन गया, F- बन गया। यहां से भी आप क्या करोगे, H+ निकाल दोगे और यहां बन क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O-। यहां से भी आप क्या करोगे, H+ निकाल दोगे, ये आपका बन गया। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, आपका एनायन बन गया, एनायन बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम कहेंगे जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबल एनायन होगा तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, साइज का। तो साइज की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये भी सेकंड का, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड, मतलब साइज इक्वल है। पीरियड के अंदर साइज में इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। फिर आप अगर साइज से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो सेकंड फैक्टर आप चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे भाई HF की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की उसके बाद है, और फिर उसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन ही है। तो हम कहेंगे इन दोनों कंपेरेटिव तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब HF इन दोनों कंपेरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद यहां हम दोनों में बात करें तो हम कहेंगे भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इक्वल है क्योंकि दोनों के पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो उसके बाद थर्ड कौन सा आएगा, आपका रेजोनेंस आएगा। हम कहेंगे जितना ज्यादा यहाँ रेजोनेंस होगा तो मेरा चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्ज होगा, चार्ज डिस्पर्ज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आपका ये हो, ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, HF की, उसके बाद एसिड की, और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगी आपकी एल्कोहल की, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है,
जैसे और एग्जांपल्स की हम बात करें कि आपको कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ये आपका OH हो गया और ये आपका यहाँ OH हो गया। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां से H+ निकाल देते हैं और वहां क्या बना देंगे, फिनॉक्साइड आयन बना देंगे, ठीक है। और यहां से भी H+ निकालेंगे और आपका ये बना देंगे, ये बना देंगे, ठीक है। दोनों सेम बना दिया, ये O-। अब इनकी बात करें इनकी स्टेबिलिटी, तो हम कहेंगे भाई ये नेगेटिव, सबसे पहला क्या होगा, साइज का फैक्टर। दोनों ही ऑक्सीजन एटम सेकंड पीरियड के है, ठीक है। सेकंड फैक्टर कौन सा होगा हमारा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ऑक्सीजन एटम है। फिर थर्ड कौन सा आएगा आपके पास, रेजोनेंस का। तो हम कहेंगे यहाँ ऑक्सीजन हमारा रेजोनेंस और कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये आपका जीत जाएगा, ये इसकी ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंडक्टिव आपका फोर्थ फैक्टर अभी हमने देखा ही है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी वहां बात कर ली थी कैसे वेरी कर रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ पर भी, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या था पार्ट आपका कि नॉर्मली आप कैसे आपको चेक करनी है एसिडिक यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है। तो यहाँ अगर टाइप्स ऑफ एसिड की अगर मैं बात करता हूं, टाइप्स ऑफ एसिड, तो 3 टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होती है ऑक्सी एसिड्स, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उसे हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। इनकी भी 2 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी कौन सी होती है, अल्कोहल या फिनॉल। ये आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो उनके बीच में आपस में कंपैरिजन पढ़ेंगे हम आगे अगली क्लास से, ठीक है। जैसे फिनोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इस टाइप। तो ऑक्सी एसिड से एक टाइप हो गया। दूसरे टाइप होते हैं नाइट्रोजन एसिड। दूसरे टाइप के कौन से पढ़ने हमें, नाइट्रोजन, जैसे आपका NH2 हो गया, जिसका आपका एमाइड हो गया, इस टाइप का ये हो गया। तो इस टाइप के एमाइड्स, ठीक है, एमीन और आपके पास एमाइड्स। तीसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं कार्बन एसिड। कार्बन एसिड जो होते हैं वो भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होंगे आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल एसिड जैसे आपके पास यही कार्बोनिल एसिड, इस टाइप के, इस टाइप के एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जैसे इस टाइप के एसिड्स हमने देखने हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया आपके पास, ठीक है। इस टाइप के एसिड्स हमें यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, इस टाइप के। तो 3 टाइप के एसिड्स होते हैं, कौन कौन से, आपके ऑक्सी एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, दूसरा नाइट्रोजन एसिड जिसमें नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो भाई, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और तीसरा कौन से हो जाएंगे, जिसमें कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 3 टाइप के एसिड्स होते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को भी आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लेंगे भाई, ठीक है। आज हम यही रोक रहे हैं, ये तीनों जो टाइप होंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो भाई। स्लाइड नंबर 4 की बात कर रहे हैं।
4 की अगर हम बात करते हैं भाई, देखो इधर ध्यान दो भाई, 4 नंबर स्लाइड्स। देखो जो यहाँ अभी जो भी डीयू के बच्चे हैं, जिसमें डीयू एमएससी एंट्रेंस जो पढ़ रहे थे, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनको अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो उसको बस एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो वो आपको डिटेल में अभी पढ़ाया नहीं गया, तो ये मत सोचो हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एसिड बेस केमिस्ट्री है, इसमें आपको वही कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाए, वो दोबारा का मतलब आपको पढ़ाई नहीं गए, जिसमें डीयू एमएससी एंट्रेंस के जो बच्चे हैं। तो इसमें जैसे आपका क्लास में जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें मीजो रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस वो कंटिन्यू होता रहेगा, उसके बाद आपको ये लेक्चर्स यहाँ देखते रहना है कि वही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, ठीक है। बताओ 4 नंबर स्लाइड में क्या प्रॉब्लम है। देखो भाई एक बार, जो पहले जिसने भी पूछ रखे थे, जो भी जिसने पहले मैसेज किए थे, वो आप वापिस कर दो, मैं यहाँ वापिस कर देना है, ठीक है। मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, वो बहुत पीछे चले गए हैं। उसकी स्लाइड, अब जिसने कहा था 4 नंबर स्लाइड सर खोल दो, 4 नंबर, अब उसके आगे लिख ही नहीं रखा क्या पूछ रखा है, तो यहाँ पूछ लेना है क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन लिखना है कि सर ये हमें ये प्रॉब्लम है, ये पेज बता दो, ये स्लाइड बता दो, ठीक है। देखो अरम, अरम है, अरम इधर ध्यान दे भाई। प्लस आई का मतलब, प्लस आई का मतलब ये होता है भाई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो आपका जो यूज होगा वो कहाँ कहाँ होगा, या तो आइसोटोप्स में, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम में, या फिर एल्काइल ग्रुप्स के अंदर इफेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। इन 2 के अंदर केसेस के अंदर आपका प्लस आई मिलेगा। तो अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे ट्राइटेनियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम का, और सबसे कम यहाँ हाइड्रोजन का प्लस आई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप्स में स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा सबसे पहले प्लस आई के लिए एल्काइल ग्रुप्स के अंदर क्या चेक करेगा, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाते हैं तो तुम्हें क्या चेक करना है आपको, कि ब्रांच जो कार्बन होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लीनियर कार्बन चेन, अगर इक्वल कार्बन हो जाते हैं तो, ठीक है। आराम अखिल सर, अखिल यहाँ मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो यहाँ हमारे पास जैसे ये कार्बोकेटाइन है, तो एक आपका यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक आपका जैसे ये कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है, यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ आपका ड्यूटेरियम। तो देखो यहाँ आपका कोई भी, यहाँ प्लस आई के अलावा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो प्लस आई के, तो ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है। पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपेरेटिव हम कहेंगे ड्यूटेरियम का ज्यादा प्लस आई है, तो ज्यादा प्लस आई होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ये कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी दूर होगी, मतलब कम होगी डेफिशिएंसी, और जितनी कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी कम होगी तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होगा ये, और ये आपका लेस स्टेबल होगा, ठीक है अखिल। चेल्सी, चेल्सी कौन सा एग्जाम्पल पूछना चाह रहे हो, कौन सा एग्जाम्पल एक बार प्लीज बता देना भाई, कौन से, यहाँ स्लाइड नंबर बता देना है, स्लाइड नंबर, उस स्लाइड नंबर, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा। सौरभ यहाँ देखो, इधर प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ जितने ज्यादा आपके पास हेलोजन्स जितने ज्यादा होंगे, मान लो कोई भी माइनस आई वाले ग्रुप, अगर जितने ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे।
अगर मान लो नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर इक्वल हो जाते हैं माइनस के, तो आप क्या करोगे, वहां आपको पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे और फिर आपको डिस्टेंस की बात कर लेनी है। ठीक है, इस टाइप से। अखिल एल्काइल ग्रुप्स के अंदर मीजोमेरिक श्योर नहीं होता है भाई। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स मीजोमेरिक श्योर नहीं करते हैं। ठीक है अखिल, तुमने जो कहा है प्लीज टेल मीजोमेरिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स इन एल्काइल ग्रुप्स। जितने यहां देखो मीजोमेरिक अभी मैंने पिछली क्लासों में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर तुम डीयू एमएससी के बैच के एंट्रेंस के एग्जाम हो तो आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ऑफलाइन आराम से पढ़ाया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। और Z1 Z2 Y2 के हो तो वहां आपको पढ़ा दिया है वीडियो लेक्चर के अंदर, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स इन एल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो मैंने कहा सबसे पहला जब भी आपका यहां एल्काइल, तो सबसे पहला प्लस आई की जब बात होगी तो हम कहेंगे सबसे पहला प्रायोरिटी चेक करनी है नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप्स के अंदर, कि जितने ज्यादा कार्बन एटम होगा उसका प्लस आई नेचर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स ओनली फॉर प्लस आई शो करते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाते हैं तो आपको चेक करना है कि ब्रांच अगर मेरे पास ब्रांच अगर कार्बन चेन ज्यादा प्लस आई शो करेगी एज कंपेयर टू लीनियर। ब्रांच जो कार्बन चेन होगी वो ज्यादा प्लस आई नेचर शो करेगी एज कंपेयर टू लीनियर। ठीक है, देखो क्लास में यहीं रोक दी है क्लास को। ठीक है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकती है भाई। ठीक है, जो जिसने पहले मैसेज किए थे उनको वापस एक बार पूछ लेने, क्योंकि वो मैसेज मुझे पता नहीं भाई कौन सी स्लाइड से क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक है सर, 8 निकल दी सर, नंबर 8 निकाल दीजिए। 8 नंबर स्लाइड क्या, ये लो, ये 8 नंबर स्लाइड आपकी। ठीक है आदित्य, बताओ क्या कोई प्रॉब्लम हो तो। स्टेबलाइजेशन ऑफ एनायन का फर्स्ट एग्जांपल प्लीज बता दीजिए सर। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का, सुप्रिया, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का कहां है फर्स्ट एग्जांपल। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो मैंने कहा है कि सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, साइज चेक करनी है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर रेजोनेंस और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला आप साइज चेक करोगी तो साइज का मतलब यहां क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये आपका HF दे रखा है, HCl दे रखा है, HBr दे रखा है, HI। इन 4 कंपाउंड्स के अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर इन 4 कंपाउंड के अंदर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो मैं कहूंगा जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दे रखा है, पूछ रखा है सॉरी, तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है तो आपको वहां से H+ निकाल देना है। H+ निकल जाएगा तो वहां पर कार्बेनायन बन जाएगा। कार्बेनायन बन जाएगा तो आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो सबसे पहला फैक्टर कार्बेनायन की स्टेबिलिटी या एनायन की स्टेबिलिटी का होगा साइज। जितनी ज्यादा वहां साइज बड़ी होगी तो चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्ज हो जाएगा। चार्ज डिस्पर्ज होगा तो वहां स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी ज्यादा होगी। तो यहां हम देखेंगे आयोडीन जो है 5th पीरियड का है, ब्रोमीन 4th पीरियड का, क्लोरीन 3rd पीरियड का और फ्लोरीन 2nd पीरियड का है। तो हम कहेंगे आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है तो इसका चार्ज सबसे ज्यादा डिस्पर्ज होगा। ठीक है, ठीक है सुप्रिया। हाइड्रोकार्बन में 2nd एग्जाम्पल का क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स में जो 2nd है डायग्राम बनाया उसमें हाइड्रोजन ही है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है सौरभ सर, हाई +H वर्सेज +I का 2nd एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। +I और +H, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो यहां आपका क्या लगा हुआ है, +I भी लगा हुआ है, +H भी लगा हुआ है। मैंने +H के बारे में क्या कहा था कि कोई भी आपका p ऑर्बिटल हो और उस p ऑर्बिटल के बगल में अगर कोई sp3 कार्बन होता है और उस sp3 हाइड्रोजन के पास मिनिमम एटलीस्ट एक भी अगर हाइड्रोजन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो देखो ये कार्बोकेटाइन के पास p ऑर्बिटल, इसके बगल में आपका क्या है sp3 कार्बन एटम है और इस sp3 पे पास 3 यहाँ क्या जुड़े अल्फा हाइड्रोजन। सेम कहानी इसके साथ, सेम कहानी इसके साथ। तो टोटल यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 9 अल्फा ड्यूटेरियम हो गया हाइड्रोजन की जगह। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था कि हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, आपका ड्यूटेरियम इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ आपका इंडक्टिव, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट +I भी लगा हुआ है और आपका +H दोनों लगे हुए हैं।
दोनों लगेंगे तो मैंने कहा हमेशा आपको प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। तो हम कहेंगे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इज मोर स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। ठीक है, सुपीरियर प्लस एम और प्लस आर सेम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब उसको आप यहां प्लस एम और प्लस आर का मतलब हो गया एक तरह रेजोनेंस, उसी का पूरा पार्ट आ गया, प्लस आर के अंदर ही प्लस एम है। ठीक है, आप प्लस आर के अंदर ही प्लस एम है। प्लस आर का मतलब पाई बॉन्ड वो है नेगेटिव, मीजोमेरिक को छोड़ करके बचा हुआ सभी प्लस आर में काउंट कर सकती हो। रेजोनेंस जो आप रेजोनेंस कहते हो ना प्लस एम को छोड़ करके, तो वो सारा प्लस आर ही कह सकती हो। ठीक है, उसी का ही टाइप है, दोनों एक जैसे तो है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें कुछ। वहां लोन पे डोनेट करते हैं प्लस एम में, आपको एक स्पेशल क्राइटेरिया उसकी बना दिया कैटेगरी, भाई ये प्लस एम है, वो प्लस आर से निकाल करके। ठीक है, अरे टाइप ऑफ एसिड 3 टाइप के होते हैं, बस इसमें क्या रिपीट करना है भाई, 3 टाइप के होते हैं, लिखे मैंने कहा अगली क्लास में पढ़ाएंगे, इसका क्या रिपीट करना है। NO2 और एल्काइन। NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब यहां पढ़ते हो, यहां किसमें, पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल में आपको ये बताया जाता है कि आपके पास अगर मेरे पास A पॉजिटिव है, A है और A नेगेटिव है, तो यहां तो आपको पता है कि यहाँ A पॉजिटिव की साइज सबसे कम होगी और A नेगेटिव की साइज सबसे ज्यादा होगी। और आपको यह भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है कि आप कहते हो कि A पॉजिटिव का यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के पास आ जाता है। तो यहां जितना ज्यादा किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका माइनस आई उतना ही ज्यादा होता है। तो NO2 के ऊपर यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, वहां कार्बन, वहां तो क्या है, कार्बन या एल्काइन के केस में। ठीक है, कार्बन है या नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वैसे ही आपका नाइट्रोजन वो भी sp2 है, तो sp2 की तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। अरम एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई इफेक्ट, Br, भाई Br प्लस आई नहीं दिखाता अरम, ठीक है, माइनस आई शो करता है। अरे बस इतना ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई, सौरभ सुनंजिया क्या है, ये प्लस आई जो होता है एल्काइल ग्रुप्स में जब भी प्लस आई लगेगा तो कार्बोकेटाइन को प्लस आई स्टेबल करता है और कार्बेनाइन को माइनस आई स्टेबल करता है। बता इसमें क्या बताना है भाई, सिर्फ टाइम पास करने के लिए बताओ। यहां बताओ ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें क्या है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये प्लस आई लगा रहा है। प्लस आई की नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस आई के इनवर्सली होती है, माइनस आई की डायरेक्टली होती है। इनवर्सली होती है प्लस आई के, कौन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, ये कार्बेनाइन। ठीक है, तो यहां ये क्या लगा रहा है, इसमें ज्यादा प्लस आई लगा हुआ है, इसमें कम प्लस आई है, प्लस आई ज्यादा है तो ये कार्बेनाइन लेस स्टेबल हो जाएगा, यहां प्लस आई कम है तो ये कार्बेनाइन मोर स्टेबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लिख देता तो यहां क्या हो जाता, यहां पॉजिटिव लिख देता तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है ना, यहां फिर इंडक्टिव की बात नहीं कर पाते क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट हो जाता, तो इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहां आपका प्लस आई कम है, क्योंकि ये लीनियर है, कार्बन इक्वल है, देखो 1 2 3, यहां 1 2 3 कार्बन इक्वल है, तो क्या चेक करते हैं, ब्रांच चेक करेंगे तो इसका प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम कर दी। धीरज ये बता चुका हूं भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है, कि क्यों हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, क्यों ड्यूटेरियम की कम होती है, ट्राइटेनियम की कम क्यों होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो चेक कर लेना वीडियो। ठीक है, ओके प्रिंस। अरे पिंकी ये लिख तो रखे कितने सारे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख तो रखे थे यहां इनके बीच में, ये आपके देखो लिख रखे, ये क्या है, ये माइनस आई और ये प्लस एम, लिख तो रखे ये एग्जाम्पल। और कैसे एग्जाम्पल होते हैं, यही तो एग्जाम्पल है। अब ये प्लस एम वर्सेस माइनस आई का ये रहे एग्जाम्पल।
असीमा जब मीजोमेरिक का लेक्चर में बता चुका हूं कि NH2 क्यों प्लस एम ज्यादा होता है, ठीक है। ये आप एक बार मीजोमेरिक का लेक्चर जो आपके पास है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो वो चेक करो, उसमें देखो एक मैं क्यों ज्यादा बता रखा है मैंने, ठीक है। कशिश क्लास खत्म हो चुकी है भाई, बस जिसके डाउट है वही बात कर रहे हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, अब अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसमें। ये लोग स्लाइड नंबर 8। संजीव, जो मैंने कहा है भाई वही मान ले, बस प्लस आर नाम की चीज ये समझ ले होती नहीं है, बस ऐसे समझ ले, प्लस आर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा समझ ले, ठीक है। जो होता है वो प्लस एम ही होता है, ठीक है। फ्लोरीन का माइनस आई ही डोमिनेट करता है, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दूसरे को कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अभी तो देखा था, इंडक्टिव में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली होता है डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर। तो अगर मेरे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डोनेट कम करेगा, तो मतलब प्लस एम कम लगाएगा, क्योंकि जब लोन पेयर डोनेट करेगा तभी तो प्लस एम लगाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेट कम कर रहा है और खींच ज्यादा रहा है, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा ओवरऑल, ठीक है। दूसरी प्लस नाम की यहां कोई चीज नहीं होती है, ऐसे समझ ले, ठीक है। प्लस आर नाम की, सॉरी, प्लस आर कॉन्सेप्ट भूल जाओ, प्लस आर नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ऐसा समझ, ठीक है। जो होता है वो प्लस एम होता है, बस मैं जैसे बताया प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई, ये 3 नाम जानना था आपको, ठीक है। बोथ आर सेम, बस कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि भाई जो होता है वो प्लस एम होता है, उसके अलावा प्लस आर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। सुस्मिता, बता चुका हूं मैं, फ्लोरोमिथाइल कार्बेनाइन क्यों लेस स्टेबल होता है, उसमें माइनस एम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। भाई जो तुम अब कोई प्लस एम की बात पूछ रहा है, ये लेक्चर क्यों नहीं देखिए बताओ? कुछ पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो भाई? देखो यहाँ ये बताया तो था, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन है, ये आपको बताया था, यहां से एक्सप्लेन किया था। अब भूल जाते हो, आप देखते नहीं हो लेक्चर। सुस्मिता इधर ध्यान दो, ये आपके पास, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसे आप माइनस एम कहते हो, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, क्लोरीन के पास, इसके पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, तो ये क्या लगा रहा है? माइनस एम लगा रहा है। ये क्या लगा रहे हैं? माइनस एम। ये क्या लगा रहा है? माइनस आई। ये क्या लगा रहे हैं? माइनस आई लगा रहे हैं। तो यहां माइनस एम जो होता है वो डोमिनेट करता है माइनस आई के ऊपर। जितना भी मीजोमेरिक होता है वो हर किसी पर डोमिनेट करता है मीजोमेरिक, तो चाहे वो माइनस एम हो चाहे प्लस एम हो, तो हम कहेंगे ये माइनस एम, इसमें माइनस एम लग रहा है, इसमें माइनस आई, तो ये ज्यादा हो जाता है स्टेबल, इसीलिए होता है सुस्मिता। अरे चेल्सी, क्या एक्सप्लेन करना है NO2 और एल्काइन में, ये तो बता। कहना क्या पूछना चाह रही है? प्लस एम और माइनस आई में बता। ये लिख ले, प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई के कंपैरिजन में, इंडक्टिव इफेक्टिव प्लस एम डोमिनेट करता है, कहना इधर लिख ले बस, इतनी बात, ठीक है। अरे संजीव, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये भी तो सीख का हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ठीक है। जो तू सेकंड एग्जांपल बोल रहा है सर, वो प्लस एच वर्सेज प्लस आई का, सेकंड एग्जांपल में प्लस एच डोमिनेट करेगा, तो ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बो केटायन मोर, वो कार्बो केटायन नहीं, वो कार्बेनाइन था, ठीक है। तुम कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, बस टाइम पास करके वीडियो चला के बैठ जाते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था वो भूल चुके हैं। ये आपका देखो यहाँ प्लस एच वर्सेज कहाँ है, तो ये कर तो रखा हाइपर कॉन्जुगेशन, यही तो है प्लस एच, इसी का तो ज्यादा है भाई, इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। सतेंद्र, तू रिसर्च करना इसके ऊपर जाकर के कि किस टाइप के एसिड क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, आज जाकर के, ठीक है भाई।
क्लासिफाई जो H प्लस डोनेट करते हैं उसको एसिड कहते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड थे सब H प्लस देते हैं, इसीलिए मैं क्लासिफाई कर दे। जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो वो भी H प्लस डोनेट करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है वो भी H प्लस डोनेट करता है, कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वो भी H प्लस डोनेट करता है। तो जो जो H प्लस डोनेट करते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट लिया। इसको क्लासिफाई करने का कौन सा तरीका हुआ? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।